ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का बिजनेस लीडरशिप कॉन्क्लेव, और इस कॉन्क्लेव में हम यही प्रयास कर रहे हैं कि उद्योगपतियों के सामने चुनौतियां किस तरह की हैं, वो किन हालात से इस वक्त लड़ रहे हैं, कैसे उन्हें आगे बढ़ना है, उनका विजन क्या है और सरकार से क्या उम्मीदें हैं, सरकार किस तरीके के कदम उठा रही है। ये सारी चीजें, इनका समावेश इस कॉन्क्लेव में हम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनौतियां बहुत सारी हैं। कोरोना की चुनौती है, और इस कोरोना के काल में एक चुनौती उन मजदूरों को रोजगार देने की भी है जो स्किल्ड हैं या कुछ अनस्किल्ड भी हैं, जिन्हें थोड़ी ट्रेनिंग के बाद कुछ काम के लायक बनाया जा सकता है। उसकी दिशा में क्या काम हो रहा है। चीन से जो कंपनियां अपना उद्योग समेटना चाहती हैं, अपनी कंपनियां हटाकर उनका दूसरी जगह पर चाहती हैं कि वो अपनी कंपनियां स्थापित करें, भारत आएं, तो भारत में उत्तर प्रदेश क्यों आए, उसको लेकर क्या कार्य योजना है, और निवेश को लेकर इस वक्त स्थिति क्या है, क्या क्या प्लानिंग सरकार की है। ये सारी चीजें हम कोशिश कर रहे हैं कि इस कॉन्क्लेव में आप तक पहुंचाएं। और हम सीधे इस वक्त रुक कर रहे हैं, सतीश महाना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश महाना साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उद्योग मंत्री हैं आप उत्तर प्रदेश के। एक बार फिर से स्वागत करते हुए थैंक यू वेरी मच। पहला प्रश्न सर आपसे यही पूछ रहे हैं, और साथ में आपको यह भी बता दें कि हमारे साथ दो उद्योगपति भी जुड़े हुए हैं, राजेश अग्रहरी भी हैं और साथ ही सुरेंद्रनाथ शिवरे जी भी हैं। पहला प्रश्न आपसे यही है कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत उम्मीद करती है, उद्योगपति उम्मीद करते हैं कि यहां का माहौल जो सुधर रहा है उसमें निरंतर इसी तरह से सुधार होता रहे। पहला प्रश्न मेरा यह है कि चीन से जिस तरह के हमारे हालात सीमा सरहद पे बने हुए हैं, उसको देखते हुए कई विभाग हैं, खासतौर से आज हम देख रहे थे कि डिप्टी सीएम ने कहा, केशव प्रसाद मौर्य ने, कि कोई चीन का पुर्जा नहीं लगेगा पीडब्ल्यूडी के काम में, सेतु निगम के काम में। ये जो चुनौती है, इसको आप अवसर में किस तरह से बदलेंगे? क्योंकि जाहिर बात है कि पीडब्ल्यूडी में सामान तो लगेगा, सेतु निगम में सामान तो लगेगा, तो भारत और उत्तर प्रदेश की कंपनियां किस तरह से वो सामान डिलीवर कर पाएंगी? क्या प्लानिंग है सर इसको लेके? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जिस समय कोरोना क्राइसिस के कारण पूरे देश और दुनिया एक प्रॉब्लम में है, सबसे ज्यादा कोई अफेक्टेड हुआ है तो मजदूर अफेक्टेड हुआ है, समाज का हर व्यक्ति अफेक्टेड हुआ है। कोई भी व्यक्ति ऐसा छूता नहीं होगा जो उससे अफेक्टेड ना हुआ हो, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है मजदूर, जो विशेष रूप से जो रोज कमाने और खाने वाला था जी। और मजदूर इसलिए अफेक्टेड हुआ क्योंकि अधिकांशतः काम बंद हो गए, मार्केट्स बंद हो गई। इंडस्ट्री उसके बाद सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुई, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए पूरे का पूरा काम बंद हो गया था। आज मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज अपने पूर्व के फॉर्म के अंतर्गत आने का प्रयास कर रही हैं, और 90% से ज्यादा इंडस्ट्रीज अपने पूर्व जो प्री कोविड था उसके अनुरूप अपना उन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। यहाँ पर यह कहना बहुत जरूरी है कि आज मार्केट जब तक पूरी तरीके से खुल नहीं जाता, जब तक कोरोना का ये एक भय समाज के मन के अंतर्गत और दिमाग से उतर नहीं जाता, तब तक हम नॉर्मलसी पूरी तरीके से ला सकेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है जी। मार्केट्स पूरी तरीके से नहीं खुली, इंडस्ट्री का कनेक्ट पूरा तभी होता है जिस समय कनेक्शन से लेकर कंज्यूमर तक, प्रोडक्शन से लेकर कंज्यूमर तक ये चेन पूरी होती है, तभी इंडस्ट्रीज भी आगे बढ़ती हैं और बाजार भी फ्लरिश करता है। तो आज हम इस बात को बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरे देश में जितना सपोर्ट, हैंड होल्डिंग उत्तर प्रदेश की सरकार ने इंडस्ट्री के साथ की है, और इंडस्ट्रीज भी जिस मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, उसके कारण आज उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। यहाँ पर एक जो आपने महत्वपूर्ण प्रश्न किया है विशेष कि इसमें चाइना के बारे में, मेरा ये अभिमत है कि जो चाइना से इंडस्ट्री शिफ्ट होंगी, हम उनके बारे में तो सोचेंगे। हमने अब अलग अलग हेल्प डेस्क स्थापित किए हैं विभिन्न देशों के साथ, चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप के कुछ कंट्रीज हो। उसके साथ साथ मेरा ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो उनसी चीजें हम इंपोर्ट करते थे विशेष रूप से चाइना से, हम उनका प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। जिससे हम उनके प्रोडक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे तो हम आत्मनिर्भर होंगे, और उसको वो क्वालिटी। मैं कल ही नोएडा में था, मेरे पास हमारे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट मित्र मिलने आए, उन्होंने कहा था हम टॉय पार्क बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। मैंने अपने अधिकारियों को बुलाया, जो टॉयज, बहुत बड़ी मात्रा में टॉयज चाइना से इंपोर्ट होते हैं, छोटी छोटी चीजें चाइना से इंपोर्ट होती हैं, टॉयज भी बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट होते हैं।
तो ये एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ जी। तो उसी समय मैंने अपने सीईओ को बुलाया, उनके साथ एक मीटिंग कराई और हमने कल ही निर्णय किया कि हम टॉय एसोसिएशन को 50 एकड़ भूमि दे देंगे। उस एसोसिएशन के अलावा भी हमने उसको टॉय पार्क के लिए, टॉय इंडस्ट्रियल पार्क के लिए हमने 100 एकड़ डीमार्क कर दी, ताकि उस एसोसिएशन के जो मेंबर्स नहीं है वो भी कोई खेल और खिलौने का कोई अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो उनको भी जमीन दे सकते हैं, मतलब उनकी बाध्यता ना हो कि उन्होंने उस एसोसिएशन के मेंबर बनना ही है। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं। शामली में एक ऐसी यूनिट है जो माचिस का काम करती थी। पिछले दिनों में उनके साथ वेबिनार में जुड़ा, उन्होंने बताया कि हम जो आइसक्रीम स्टिक्स हैं ये चाइना से मंगाते थे, हमने आइसक्रीम स्टिक्स का यहीं पर प्रोडक्शन शुरू कर दिया। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं जो चाइना से इंपोर्ट होकर आया करते थे, अगर हम उनका यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन शुरू कर दें, इंडस्ट्रीज को आगे आ रहे हैं बड़े, मैं इस बात को बड़े बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन महाराणा साहब मजबूत हैंड होल्डिंग के लिए तैयार है। बिल्कुल ये बात आप ठीक कर रहे हैं कि आपने जो टॉय क्लस्टर बनाने को मंजूरी दी है उसके लिए जमीन रिजर्व की है ग्रेटर नोएडा में। एक हम ये भी खबर सुन रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो 4000 लोगों के लिए एक बड़ा जो है निवेश करने वाली है ग्रेटर नोएडा के अंदर। इसके साथ साथ लेकिन जो छोटी छोटी बातें आप कह रहे हैं ये बहुत जरूरी हैं। चीन से आने वाले दिए जलाते हैं, चीन से आने वाली झालर, छोटी छोटी लाइट जलाते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, मेड इन चाइना राखियां भी लोग खरीदते थे। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, उन छोटी छोटी चीजों के लिए आप कह रहे हैं कि हमारे प्रयास शुरू हो चुके हैं। मैं आपको इस रूप में देखता हूं कि जितने भी उद्योगपति हैं आप उनके सबके लीडर हैं, आपका विभाग है, तो क्या सरकार से आप ये अनुरोध करेंगे कि कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर जो कंपनियां माल बना रही हैं, अपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, अगर सरकार को कुछ जरूरत है तो उनकी पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के लोगों से वो चीजें खरीदी जाएं। जैसा कि ग्लोबल टेंडर के लिहाज से प्रधानमंत्री ने कहा कि 200 करोड़ से ज्यादा की जो कोई चीज तक की कोई चीज होगी तो वो ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे, लोकल टेंडर होंगे। ये तो बात गवर्नमेंट ने डिसाइड कर ही ली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें जो अभी तक 200 करोड़ से नीचे तक भी जो हमारे फॉरेन बिडर्स थे उनको इस प्रकार की छूट थी कि उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये निर्णय लिया कि विशेष रूप से एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए और मध्यम उद्योग को प्रमोट करने के लिए कि 200 करोड़ रुपए तक का टेंडर के लिए ये बाध्यता, उनको पार्टिसिपेशन करने का उनको अनुमति नहीं होती। उसके ऊपर के जो होंगे टेंडर्स उसमें फॉरेन बिडर्स उसमें अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके नीचे के लिए हमारे जो देश की कंपनियां होंगी उन्हीं को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ये छूट दे दी गई है। इससे बहुत बड़ा हेल्प इंडस्ट्रीज को मिला है जिसमें विदेशी कंपनियां नहीं आएंगी। साथ में ये भी बात है कि जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं उनका जो एमएसएमई का दायरा था वो बढ़ाया, स्मॉल इंडस्ट्रीज का दायरा था वो बढ़ाया, और उसको बढ़ाने के साथ साथ उनको इंसेंटिव्स, अगर पहले कोई इंडस्ट्री होती जो 10 करोड़ तक का काम करती थी तो उसको मीडियम इंडस्ट्री कहा जाता था, अब उसको 25 करोड़ रुपए की काम करने का इंडस्ट्री को मीडियम इंडस्ट्री का स्मॉल इंडस्ट्री कहा जा रहा है। स्मॉल इंडस्ट्री का दायरा बढ़ाया जिसके अंतर्गत अगर थोड़ा बड़ा काम करने वाला भी है तो वो स्मॉल एंड मीडियम हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उसके जो इंसेंटिव्स हैं, उसके जो लाभ हैं उनको वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को भी एक बढ़ावा मिलेगा। और 200 करोड़ रुपए से नीचे के टेंडर में अभी तक विदेशी कंपनियां आ सकती थी, तो उनको भी रोक लगी है, जिसमें हमारे देश में प्रोड्यूस करने वाले, अपने देश में प्रोड्यूस करने वाले लोगों को एक अवसर मिलेगा अपने माल को सप्लाई करने का। ठीक सर, 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी बड़ी बड़ी उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखी हैं, उनकी अच्छी खासी ब्रांडिंग भी सरकार की तरफ से हुई। निवेश को लेकर क्या स्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश में है और इस कोरोना संकट की वजह से कितना उसमें रुकावट आ रही है, कितनी दिक्कत आ रही है उन इंडस्ट्रीज के जो निवेश है उसको लेकर? देखिए 2017 के बाद उत्तर प्रदेश का जो एक प्रोजेक्शन था वो एक इंडस्ट्रियल स्टेट के नाते से प्रोजेक्ट करना शुरू हुआ। इंडस्ट्रियल स्टेट में इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमारे को जो एडवांटेज यूपी का जो एक अवसर मिलना चाहिए था वो हमारे को नहीं था। ये वो आई एम सॉरी प्लीज, वो हमारे को नहीं मिला क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो छवि थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, अपराध की थी, अपराधियों की थी, भ्रष्टाचार की थी। हमने यूपी को एज यूपी इसको प्रोजेक्ट नहीं किया। हमने ये दुनिया भर, देश और दुनिया को ये बताने की आवश्यकता नहीं समझी 2017 से पहले। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूस है। हमारे पास जो एग्रीकल्चर, जो फर्टाइल लैंड है, इसकी हमने मार्केटिंग नहीं करी। हमारे पास जो
अंडरग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर है, अब इसकी बातचीत हमने नहीं करी। आज की तारीख में हमारे पास बेस्ट एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है, हमने इसको मार्केटिंग नहीं किया। एडवांटेज यूपी के नाते से बहुत सारी चीजें थी, लेकिन विशेष रूप से जो इंडस्ट्रीज चाहता है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहता है। हमारी सरकार आने से पहले इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्री विभाग के बाबू से मिलने में बड़ी परेशानी होती थी। इंडस्ट्री विभाग केवल इसलिए मशहूर होते थे कि ये भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। हमारी सरकार आने के बाद हम इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने उस भ्रष्टाचार को भी दूर किया, उन भ्रष्टाचारियों को भी दूर किया, और हमने निवेश मित्र के माध्यम से एक इतनी आसानी कर दी कि कोई भी इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए निवेश मित्र के थ्रू अपनी जमीन भी देख सकता है, उसी में उसके लिए जो उसके शुल्क है उसको पैसे जमा करा सकता है, उसके लाइसेंसेस ले सकता है, और प्रोडक्शन के लिए जो भी उसमें आवश्यकता है वो उसमें उसको पूरा कर सकता है। तो इंडस्ट्रीज के लिए एक माहौल बना उत्तर प्रदेश में आने का, और देश भर आज इस बात को मान रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से कोरोना क्राइसिस से निपटा, कोरोना क्राइसिस से निपटने की खबर एक तरफ आती थी और दूसरी तरफ ये खबर आती थी कि हमने इंडस्ट्रीज को कैसे चालू करना है, इंडस्ट्रीज को कैसे हैंड होल्डिंग करनी है। तो इस बात के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि इंडस्ट्रीज को विश्वास हुआ उत्तर प्रदेश की सरकार में, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इंडस्ट्रीज के साथ एक ऐसा संबंध बनाया, वी हैड ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप विद इंडस्ट्रीज, और उसके कारण आज उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज आ रही है। जी, एक प्रश्न जो चीन को लेकर था उसका एक विस्तार थोड़ा सा मैं ये आपसे जानना चाहूंगा। चीन की कंपनियां, चीन से हटके जो दूसरे देशों की कंपनियां हैं वो उत्तर प्रदेश में आके निवेश करें, लेकिन चीन ये कोशिश कर रहा है, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो ये स्थापित करने की कोशिश करे कि भारत भी थोड़ा सा स्टेबल नहीं है, ये युद्ध में भी जा सकता है, चीन के साथ फाइट भी हो सकती है। तो क्या उन कंपनियों को आश्वस्त कर पाएंगे आप कि उत्तर प्रदेश में आए, निवेश करें, और जो माहौल की बात आप कर रहे हैं वो माहौल उस तरह का दे रहे हैं आप? हम निश्चित रूप से वो माहौल दे रहे हैं। आज पूरे दुनिया भर हमारे लीडरशिप के ऊपर, आदरणीय मोदी जी के ऊपर एक विश्वास कर रही है। जो प्रोजेक्शन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का मान बढ़ाया, पूरी दुनिया के अंतर्गत एक धमक बढ़ाई है, और एक क्रेडिबिलिटी इंडिया की बढ़ी है, उस क्रेडिबिलिटी के नाते से लोग हिंदुस्तान में आ रहे हैं। मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं कि पिछले वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जो एक्सपोर्ट होता था उत्तर प्रदेश से 28% एक्सपोर्ट का बढ़ोतरी हुई है। एक साल के में 28% एक्सपोर्ट की बढ़ोतरी होना इस बात को दर्शाता है कि हमारे देश में वो इंडस्ट्रीज आना चाहता है। ये अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के पीरियड में इस बात को कहा कि हम लोकल को बढ़ावा दें, लोकल के साथ लोकल को वोकल करने की भी बात कही। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अभी तो प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा ही है, लेकिन 2014 में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो इस बात को कहा था कि मेक इन इंडिया। इन्होंने पूरे दुनिया भर से लोगों को कहा कि आप हिंदुस्तान में आकर अपना निवेश करिए। तो दुनिया की बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई, विशेष रूप से सैमसंग इंडस्ट्रीज, वो हमारे जो समय हमारी सरकार 2017 में बनी, 2014 से वो प्रयास कर रहे थे, जिस समय उन्होंने देखा कि 2014 में मोदी जी के नेतृत्व के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, उन्होंने निर्णय किया आप हिंदुस्तान में आएंगे। हिंदुस्तान में आने के बाद उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एनसीआर का महत्वपूर्ण पार्ट है, यहाँ पर वो इंडस्ट्री लगाना चाहते थे। 2017 में जब मैं मिनिस्टर बना तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ के बड़े सीनियर ऑफिसर्स ने, जो उसके लोग थे सैमसंग के, मुझसे आके मिले। उनके साल डेढ़ साल से कुछ इश्यूज पेंडिंग पड़े हुए थे, उनको हमने 2 महीने के अंतर की रिजॉल्व कराया। उसके बाद मैंने, आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी ने और श्री अमिताभ कांत जी ने, जो हमारे नीति आयोग के चेयरमैन है, हम तीनों ने उसका भूमि पूजन किया, और 11 महीने के अंदर ही उन्होंने पूरी फैक्ट्री खड़ी कर दी, जिसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो ये इस बात को दर्शाता है कि हम सरकार कितनी एक्टिव थी उनको सहयोग करने में लिए, और वो कितने एक्टिव थे इंडस्ट्री लगाने के लिए, क्योंकि दिस इज बोथ वेज। सरकार अगर चाहेगी, मैं अपने अधिकारियों को कहता हूं, कल मैं नोएडा में था तो मैंने कहा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इज नॉट टू अलॉट लैंड। मैंने उनको कहा अपने अधिकारियों से कि आप सिर्फ जमीन बेचने की अथॉरिटी नहीं है, आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हमारे हर अधिकारी को जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से जुड़ा है उसको काम करना पड़ेगा। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज की तारीख में कोई भी इंडस्ट्रीज मेरे से सीधा आके बात कर सकता है, हमारे आईआईडीसी से बात कर सकता है, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर सकता है। पहले बाबू से बात करना भी कठिन होता था, आज उच्चतम स्तर के ऊपर इंडस्ट्रीज की सुनवाई होती है। मैंने पिछले साल हमारी जो ग्राउंड ब्रेकिंग हुई थी, ग्राउंड ब्रेकिंग के बाद मैंने सीधा जिन इंडस्ट्रीज ने वहां पर ग्राउंड ब्रेकिंग में अपनी रुचि दिखाई थी, मैंने 4 मीटिंग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हर विभाग को सबको साथ बिठाया, एक इंडस्ट्रीज को बुलाया, उनको बिठाया, और उनकी जो भी ग्रीवेंसेस थे, जो भी सजेशंस थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे, हमने उनको दूर किया,
और आज वो सारे इंडस्ट्रीज अधिकांशता वो चालू हो गई। एक फिर से मैं उस समस्या के ऊपर आपसे प्रश्न करना चाहता हूं जो आपने एकदम शुरू में उठाई थी, मजदूरों की दिक्कत। एक तो हमारे पास स्किल्ड कुछ मजदूर हैं, कुछ अनस्किल्ड भी हैं, और ये प्रश्न मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूं कि जो स्किल मैपिंग हुई उसके आधार पर स्किल्ड की तो व्यवस्था हो सकती है उद्योगों के अंदर, अनस्किल्ड जो बड़ी संख्या में लोग हैं, क्या उनके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम या कार्य योजना विकसित करने की दिशा में कुछ काम कर रहे हैं कि उनको भी कुछ काम मिल सके? नहीं, हमारे पास स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है इसके लिए पूरी तरीके से, वो अपना काम कर रहे हैं। साथ ही में जो हम बड़ी इंडस्ट्रीज हैं हम इनको भी प्रमोट कर रहे हैं, इनको भी इस बात के लिए कह रहे हैं कि आप आगे आइए और इस प्रकार के बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के रूप में सहयोग किए रहे और अपने ही इंडस्ट्री में उसको रखें। अभी मारुति के साथ हम लोगों ने बातचीत करी, सैमसंग के साथ बातचीत करी, और भी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनके साथ हम उनको कह रहे हैं कि आप हमारे लेबर्स को स्किल उनकी शिक्षा देने के लिए, डेवलपमेंट के लिए उनका आप सहयोग करें। दूसरी बात मैं यहाँ एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास जब 35-40 लाख मजदूर जो बाहर से आए, ये बात यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सारे के सारे मजदूर इंडस्ट्री में काम करने वाले नहीं है। मजदूर जो इंडस्ट्री में काम करते हैं 15 से 20% मजदूर हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं। सबसे बड़ी संख्या में 50% से ज्यादा मजदूर एग्रीकल्चर एग्री सेक्टर में काम करता है। सब्जी बोता है, वहां पर लाने के बाद सब्जी बाजार में बेचता है, ठेली लगाता है। बहुत सारे ऐसे स्किल्ड लोग हैं जो नाई, मोची, बार्बर का काम करते हैं। ये लोग, इन लोगों का काम है। हर दुकान के अंतर्गत 2-3 लोग काम करने वाले होते हैं। एक छोटे से रेस्टोरेंट के अंतर्गत 5-10 लोग काम करने वाले होते हैं। हर क्षेत्र के अंतर्गत काम करने वाले लोग होते हैं और मजदूरों को हर क्षेत्र में काम करने का अवसर दिया। हमारी सरकार ने यहाँ एक महत्वपूर्ण पहल करी है जिसमें हमने इस बात का निर्णय लिया है कि जो ऐसे मजदूर हैं जो हमारे पास काम कर सकते हैं स्किल्ड रूप में, हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं, जैसे हमारे विश्वकर्मा श्रम कल्याण की योजना है, जिस समय हमारे पास ये कुम्हारों के लिए योजना, माटी कला बोर्ड ने एक योजना बनाई जो कुम्हारों को हम इलेक्ट्रॉनिक चाक देते हैं। जो लोग बुनकर हैं उन लोगों को हमने सोलर चरखे की उनके लिए व्यवस्था करी। तो हमारी जो सरकार की योजना हम इसका भी विस्तार कर रहे हैं और विशेष रूप से जो गांव में काम करने वाला हम मजदूर है, पिछले वर्ष जून महीने में लगभग 14 लाख लोग हमारे काम करते थे ग्रामीण क्षेत्र में, और आज की तारीख में लगभग 58 लाख लोग उस ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पास काम कर रहे हैं मनरेगा के अंतर्गत। 14 लाख से 58 लाख हो गए। आप इस बात को सोच सकते हैं, 44 लाख लोगों को हमने उसमें एडजस्ट किया। साथ ही साथ मैं इस बात को ये कहना चाहता हूँ कि क्राइसिस है और अभी क्राइसिस दूर नहीं हुई है। क्राइसिस में हर व्यक्ति का उसमें परेशानी के दौर से गुजर रहा है। सब लोगों को थोड़ा सा सहन भी करना पड़ेगा। और एक बात मैं और कहकर आपका अगला प्रश्न लूंगा कि देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच डोंट हैव रेडी आंसर्स एट दिस मोमेंट। कोई किसी मित्र ने पूछा कि कोरोना में कितना नुकसान हो जाएगा, कोरोना कब तक चलेगा। मैंने कहा इसका प्रश्न तो दुनिया ढूंढ रही है कि कोरोना कब तक चलेगा और कोरोना जब तक रहेगा तब तक कितना नुकसान होगा। इसलिए मैंने कहा कि मेनी क्वेश्चंस डोंट हैव रेडी आंसर्स एट दिस मोमेंट आल्सो। बिल्कुल, लेकिन कुछ हो सकते हैं जिनके उत्तर आप दे सकते हैं, और उसमें एक ये है कि एक बहुत बड़ा पैकेज प्रधानमंत्री ने एमएसएमई सेक्टर को खास तौर पर देने का प्रयास किया। उस पैकेज को जमीन पर उतारने के लिए और उसमें किसी तरह का वो जो राजीव गांधी कहते थे कि केंद्र से इतना पैसा चला, फिर बीच में सारा पैसा चला गया, 15 पैसे जनता के हाथ में आया, तो वो स्थिति ना बने। सीधा जो आ रहा है वो पहुंचता रहे आम जनता तक। एमएसएमई में अधिकारियों की क्या भूमिका होने वाली है और वो उद्योगपतियों की चिंता कैसे दूर होगी जो एमएसएमई खड़ी करना चाहते हैं या जिनकी थोड़ी सी रफ्तार पकड़ चुकी है, उसे और रफ्तार चाहिए? नहीं जी, वो बात खत्म हो गई है। वो जो राजीव गांधी जो कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं, वो बात समाप्त हो गई है। इस देश में अभी नहीं समाप्त हुई वो बात। सन 2014 में जिस समय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तभी उन्होंने कहा था कि 100, जैसे उन्होंने कहा था ना राजीव गांधी ने कि 100 पैसे भेजता हूँ, 10 पैसे 15 पैसे पहुंचते हैं, तो मोदी जी ने कहा था कि 100 रुपए भेजूंगा, पाई पाई का हिसाब लूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये अभी से नहीं बात शुरू हुई, ये 2014 से पूरे देश में बात शुरू हो गई थी। और 2017 से मैं बड़े गर्व और प्रामाणिकता के साथ इस बात को कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के रहते हुए भ्रष्टाचार के बारे में कोई भी व्यक्ति सोच नहीं सकता। इसीलिए आज कोई भी, ज्यादातर तो सारी बातें मैंने आपको बताया हमारे निवेश मित्र के माध्यम से,
मैं किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेना चाहता जो आज मेरे पास वो विभाग हैं, वो केवल इसलिए जाने जाते थे कि वहां पर भ्रष्टाचार होता है। कुछ महापुरुष वहां पर इतने ज्यादा विख्यात थे कि बिना उनकी मर्जी से काम नहीं होता था। सम इंडिविजुअल्स वेर बिगर देन द इंस्टीट्यूशंस। आज इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, कोई इंडिविजुअल काम नहीं कर रहा, और जिसमें इंस्टीट्यूशन काम करता है वहां पर भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं होती, और जिस समय इंस्टीट्यूशन काम करता है उस समय इंडस्ट्रीज के लिए और जनता के लिए हमेशा भले की सोची जाती है। बिल्कुल। कुछ सवाल जो उद्योगपतियों की तरफ से पूछे गए हैं उसमें यह है कि आप कहते हैं कि सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलप उत्तर प्रदेश में हो गया है कि आप ये दावा कर सकें? कई जगहों पर व्यवस्थाएं इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में उतनी अच्छी नहीं है जैसी उम्मीद करते हैं वो। ये बात मैं आपकी बात से कुछ हद तक इसलिए सहमत हूं कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। हमारे जो इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा उसको ठीक करने का प्रयास किया गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, जो तो हमारे डायरेक्ट इंडस्ट्रियल, इसमें काफी काम हुआ है। यूपी सीडा में और जो हमारे औद्योगिक स्थान है, औद्योगिक स्थानों के लिए अभी विगत वर्ष ही मैंने 200 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड रिलीज किया है। वो सारा प्रोसेस में है। अभी कोरोना क्राइसिस के कारण हो सकता है उसके ऊपर काम ना शुरू हो, लेकिन जल्दी उसके ऊपर काम शुरू होगा। कुछ ऐसे जो हमारे इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं जो यूपी सीडा से संबंधित है, पहले यूपी SIDC कहते थे, कॉर्पोरेशन तो अब अथॉरिटी बन गई है इसलिए अब उसको यूपी सीडा कहते हैं। तो यूपी सीडा में हम लोगों ने जो कुछ मेंटेनेंस चार्जेस थे वो पिछले साल कुछ बढ़ाए थे, जिसके कारण इंडस्ट्रीज ने उसको देना बंद कर दिया था। अब उसको दोबारा रिव्यू कर रहे हैं। देखिए, पैसा तो समाज में सरकार के पास टैक्स के माध्यम से ही आता है, उसी से सारे का सारा काम होता है। लेकिन मैंने अपने अधिकारियों से बातचीत करी कि बढ़ाने के बाद इंडस्ट्रीज की भी कई शिकायत आई थी, हमने उसके सम्मानजनक तरीके से उनकी शिकायतों को सुना, तो उसको रिव्यू करने जा रहे हैं। हमारे पास जैसे जैसे उसके मेंटेनेंस चार्जेस आते हैं, हमने एक जियो जारी कर दिया कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज हमारे नगर निगम क्षेत्र में ये पहले से जारी किया हुआ था, उसका 60% जो पैसा है उसी इंडस्ट्रियल स्टेट में डेवलपमेंट के लिए लगाएंगे। हम उसको भी रिव्यू कर रहे हैं, और जो पिछले दिनों के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से इंडस्ट्रियल एरिया में कठिनाइयां आई हैं, हम उनको दूर करेंगे। बिल्कुल, ये ठीक बात है। मैं वापस थोड़ा सा चीन के मसले पे आता हूं। सबसे बड़ी समस्या जो भारत के खरीदारों की है वो ये है कि उनकी जेब में अगर पैसा कम है तो चाहते हैं कि सस्ता माल मिल जाए। चीन के जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, और छोटे छोटे प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं जिनका जिक्र आपने शुरुआत में किया। इसका कोई तोड़ निकलेगा क्या? क्या उसके आसपास रेट्स हम कर पाएंगे ऐसी स्थिति में, आपको लगता है? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं इस संदर्भ में। जो बात आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया आपने, मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। उसको सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जिस समय ये कोविड-19 की समस्या आई, उस समय शुरू में हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी जिस समय लॉकडाउन लगाया, तो मेरे जैसा आम व्यक्ति जिस समय उन्होंने कहा ये PPE किट, डॉक्टर्स जानते होंगे, मेडिकल फैसिलिटीज को जानती होंगी, लेकिन आम आदमी को लगा कि PPE किट चाइना से आती है। तो लगा कि ये PPE किट पता नहीं कौन सी ऐसी चीज है जो आज के समय में आवश्यकता है, जिसके कारण डॉक्टर सुरक्षित रह सकते हैं, मेडिकल स्टाफ सुरक्षित रहे। PPE किट के बारे में लोग बहुत चर्चा करते थे। मैं आज इस बात को कह सकता हूं कि PPE किट उत्तर प्रदेश में, कानपुर में, हर जगह उससे अच्छी क्वालिटी की बन रही है और उससे अच्छे सस्ते रेट से बन रही है। इसी प्रकार से ये जो हमारे थर्मोमीटर्स हैं, ये भी कहा कि बाहर से आते हैं, अब यहाँ पर हिंदुस्तान में नहीं बनते, उससे सस्ते बन रहे हैं, उससे अच्छी क्वालिटी बन रही है। वेंटिलेटर्स की बात बहुत तेजी के साथ हुई थी जिस समय कोरोना क्राइसिस आया था, कि वेंटिलेटर्स जब तक नहीं आएंगे विदेशों से तब तक हमारे देश में कैसे काम होगा। आज हमारे पोर्टेबल वेंटिलेटर्स उससे सस्ते, उससे अच्छी क्वालिटी के हमारे देश में बन रहे हैं। ये तो कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हो गए, वेंटिलेटर्स हो गए या PPE किट्स हो गई, या भी इस प्रकार की चर्चा नहीं करते। हम छोटी सी बात कहें, हम मास्क भी इंपोर्ट किया करते थे, आज मास्क हमारे देश में उससे अच्छा क्वालिटी का बन रहा है, उससे सस्ता बन रहा है। हम सैनिटाइजर्स भी, अगर बात होती है, सैनिटाइजर भी इंपोर्ट होकर आते हैं, आज कितनी अच्छी क्वालिटी के अंतर उससे सस्ते सैनिटाइजर बन रहे हैं। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो हमारे देश में आवश्यक चीजें बननी शुरू हो जाएंगी, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, उनकी दाम भी अच्छा होगा। एक शुरुआत करने की जरूरत है, और वो शुरुआत इस क्राइसिस में हमने उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में उस अवसर को लिया, और उस अवसर को हमने चुनौती में बदलने का काम किया। इंडस्ट्रीज का सहयोग के बिना ये नहीं हो सकता, और इंडस्ट्रीज ही सहयोग करेंगे। सरकार एक हैंड होल्डिंग के लिए है, काम इंडस्ट्रीज ने कर रहा है, और इंडस्ट्रीज बड़े इनोवेटिव है हमारे उत्तर प्रदेश में, बड़े विश्वास के साथ आज काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज जिस भी प्रकार की सहयोग सरकार से चाहेंगे, वो सरकार उनको सहयोग देने के लिए तैयार है।
बिल्कुल, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें हम कच्चा माल सर चीन से आयात करते हैं, और एक आम आदमी का सवाल, एक गांव के आदमी का सवाल यह है जो पूछता है कि भैया सारा बहिष्कार हम ही करें, सरकार भी ऐसा कर दे कि वहां से सामान आना ही बंद हो जाए, तो हम खरीदेंगे किससे? आप साधारण भाषा में उसे समझा सकते हैं कि क्या वजह है कि जो आयात है उस पर प्रतिबंध सीधे नहीं लगाए जा सकते? देखिए, ये एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ट्रीटी है। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे इस देश की, देखिए कोई चीज जो इंटरनेशनली बॉन्डेड है, अगर हमारा ऐसा नहीं है कि वहां से हमारे पास आते हैं, हमारा देश भी बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को जी। बहुत सारे लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि आज हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, लेदर्स के एक्सपोर्टर्स हम बहुत बड़े हैं, पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। हम ब्रास के बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, हम कालीन के बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश में बनती हैं, हम दुनिया भर के अंदर के एक्सपोर्ट करते हैं। आज जो चीन के साथ क्राइसिस आई है, ये भावनात्मक विषय है, सरकार इसको टैकल कर रही है। सरकार ने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए, जिस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदरणीय मंत्री श्री नितिन गडकरी साहब कहते हैं कि हम रोड में उनको ठेका नहीं देंगे, तो ये सरकार ही कर रही है ना। जिस समय इस बात का निर्णय करते हैं कि हम ये सारे के सारे जो इनके ऐप्स हैं सारे बैन कर देंगे, तो ये सरकार ही करती है ना। इस समय जिस समय कहा जाता है कि हम कोई भी चीज, भारत सरकार ने कई ऐसे डिपार्टमेंट्स में उन लोगों ने इस बात को कहा, हमारे रक्षा माननीय गृह मंत्री जी ने इस बात को कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत हमारे देश की बनी हुई चीजों को ही हम इस्तेमाल करेंगे, हम बाहर से आई हुई चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सरकार के द्वारा ये निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन सरकार इंटरनेशनली भी बहुत सारी चीजों से बाध्यता होती होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात के लिए प्रतिबद्ध है, और विशेष रूप से जिस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुखिया के रूप में आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी है, तो इस देश को उनके ऊपर विश्वास है और उनकी प्रतिबद्धता, उनकी देशभक्ति के लिए इस देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकता। कुछ लोग स्वार्थी हो सकते हैं, राजनीतिक कारणों से कुछ लोग बोल सकते हैं, लेकिन इस देश का आम नागरिक उनके ऊपर विश्वास करता है और वो देश के लिए जीते हैं और देश के लिए ही काम करते हैं, कि हम इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं। इसीलिए जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, जिस समय यहाँ पाकिस्तान के साथ वो अटैक हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि जो आग आपके सीने में है वो आग मेरे भी सीने में है, मैं इसको बदला लेकर दिखाऊंगा, और उन्होंने करके दिखाया था।